हाय फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का, बिकॉज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर ज़रूर आता है क्वेश्चन। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स दो तरीके की होती हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। एज द नेम इज एक्सप्लेनिंग, प्रिमिटिव मतलब जिसको प्रिम्प्ट किया जा सकता है, स्टॉप किया जा सकता है। तो जब भी प्रोसेसर एलोकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर उन एल्गोरिथम्स के अंदर जिसपे हम एक प्रोसेस की जगह दूसरी प्रोसेस को भी प्रिम्प्ट कर सकते हैं या टास्क को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। राइट, जैसे अगर कोई भी प्रोसेस है, एक प्रोसेस इनपुट आउटपुट में जाएगी तो दूसरी प्रोसेस उस टाइम पे प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट कर रही होगी। तो मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट प्रिमिटिव शेड्यूलिंग से बहुत आसानी से हम एग्जीक्यूट करते हैं। वेरएस नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग्स के अंदर वो शेड्यूलिंग्स आती हैं जिसके अंदर एक्चुअली में आप उस शेड्यूल को तब तक नहीं खत्म कर सकते या प्रोसेसेस को तब तक नहीं खत्म कर सकते जब तक वो अपनी एग्जीक्यूशन टाइम तक कंप्लीट ना हो जाए। जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इन दोनों ही एल्गोरिथम्स में जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की अगर हम बात करें तो नाम से ही हम एल्गोरिथम को बहुत अच्छे से जज कर पाएंगे कि जो फर्स्ट आएगी, जो भी प्रोसेस अराइव होगी हमारे सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम अलॉट करेगा, वो पहले सर्व होगी, इर्रिस्पेक्टिव कि वो कितनी बड़ी है। इन टाइप्स की जॉब प्रोसेसिंग्स के अंदर एल्गोरिथम्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? स्टार्वेशन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर फर्स्ट प्रोसेस ही इतनी लंबी है तो जो छोटी प्रोसेसेस हैं उनका टाइम तो आएगा ही नहीं, और अगर आएगा तो वो बहुत बाद में आएगा। तो वो प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा सीपीयू का टाइम खा जाती है, और मेन जो प्रोसेसेस स्मॉल प्रोसेसेस होती हैं वो स्टार्वेशन में चली जाती हैं। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर एक अच्छा पार्ट ये है कि जो जॉब छोटी होगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का एक तरीके से डिसएडवांटेज था, वो यहाँ पर एडवांटेज बन जाता है। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में राउंड रॉबिन क्या करता है? राउंड रॉबिन एक फिक्स टाइम स्लॉट डिसाइड कर लेता है कि जैसे 2 मिली सेकेंड्स डिसाइड करा या 4 मिली सेकेंड्स डिसाइड करा ओएस ने, उसके बाद उसको प्रिम्प्ट कर देंगे हम, प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रही है बट जैसे ही 4 पे आएगा उसको प्रिम्प्ट करके दूसरे सिस्टम को देंगे। तो उस केसेस में स्टार्वेशन तक कोई भी प्रोसेस जाएगी नहीं, क्योंकि उसको हमेशा किसी प्रोसेसेस, जितनी भी प्रोसेसेस हैं उनको एक सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूशन जरूर होएगा। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इन दोनों में एक चीज का डिफरेंस होता है कि रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में जिसका कम टाइम बचा है वो पहले एग्जीक्यूट होगी, और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में जिसका छोटा टाइम है वो एग्जीक्यूट होगी। इन दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस आता है, बट एग्जीक्यूशन के टाइम के ऊपर जब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे तो ये बहुत आसानी से एक्सप्लेन हो जाएगा कि डिफरेंस बेसिकली कहाँ कैलकुलेशन में आता है। बट शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है। अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें इसके बारे में, तो हम सबसे पहले न्यूमेरिकल बेस से स्टार्ट करते हैं क्योंकि उससे समझना ज़्यादा आसान होता है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का न्यूमेरिकल देख रहे हैं, क्योंकि सीक्वेंस के अंदर पढ़ना, इनको रिलेट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नॉन प्रिमिटिव टाइप शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। यू कैन नॉट प्रिम्प्ट इट, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको प्रिम्प्ट नहीं कर सकता। एक बार अगर कोई भी प्रोसेस स्टार्ट हो गई तो जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होएगी, पूरा उसका बर्स्ट टाइम खत्म नहीं होएगा, तब तक उससे हम सीपीयू नहीं खींच सकते। तो प्रोसेस स्टार्ट हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम में, पहली प्रोसेस आई, प्रोसेस 2 आई एंड 3 आई। इन एल्गोरिथम्स में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अराइवल टाइम भी देखें और बर्स्ट टाइम भी देखें, क्योंकि अगर सपोज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है तो जो प्रोसेस पहले अराइव हुई उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको उस प्रोसेसेस को चलाना होगा। एज सबसे पहले एल्गोरिथम, पहला न्यूमेरिकल हम ऐसा ले रहे हैं जिसमें अराइवल टाइम 0 है, दैट मीन्स ऑल प्रोसेसेस आर प्रेजेंट एट द सेम टाइम। तो अराइवल 1, अराइवल 2 और अराइवल 3, मतलब तीनों ही प्रोसेसेस एक ही टाइम के ऊपर हमारे पास आ रही हैं। तो हमने इसका सबसे पहले गैंट चार्ट बनाया। गैंट चार्ट में हमने क्या करा, बेसिकली प्रोसेसेस को अपने कॉरस्पॉन्डिंग, अराइवल टाइम 0 है तो हम किसी भी प्रोसेस को लगा सकते हैं। तो हमने P1 प्रोसेस को लगाया जो कि 24 बस टाइम ले रही है एग्जीक्यूशन टाइम। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमने अराइव करवाई है P2, फिर हमने P2 को लगाया। तो एज वो सिर्फ उसका बस टाइम 3 का है तो 24 + 3 27 हो गया। थर्ड हमारी जो प्रोसेस है P3, फिर 27 + 3 30 हो गया।
अब मेजरली जो क्वेश्चन आता है वो आता है टर्न अराउंड टाइम पे, कि व्हाट इज द मेजर टर्न अराउंड टाइम अ प्रोसेस इज टेकिंग। तो व्हाट इज अ टर्न अराउंड टाइम? टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है एक प्रोसेस कब कंप्लीट हुई और वो कब आई थी, जो उन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड द टर्न अराउंड टाइम। प्रोसेस P1 आई कब थी? 0 टाइम पे आई थी, एज द अराइवल टाइम इज 0। सारी प्रोसेसेस एक टाइम अराइव हुई थी, इसलिए अराइवल टाइम 0 है। तो उसका काम अराइव 0 पे हुई थी, बट कंप्लीट कब हुई? 24 मिली सेकेंड्स पे वो कंप्लीट हो गई। तो P1 का कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, दैट इज टर्न अराउंड टाइम, क्या होगा? 24 माइनस 0, दैट इज 24। सिमिलरली विथ P2 जो प्रोसेस है वो 27 पे कंप्लीट हुई, तो कंप्लीशन टाइम इज 27 माइनस अराइवल टाइम। तो अराइव कब हुई थी? ये भी 0 पे हुई थी, तो 27 माइनस 0 इज 27। देन P3 द सेम प्रोसीजर, अराइव कब हुई थी? 0 पे हुई थी, और कंप्लीशन टाइम है 30, तो 30 माइनस 0 इज 30। अब इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट जनरली क्वेश्चंस में क्या आ जाता है, दे गिव यू अ डिफरेंट अराइवल टाइम। किसी का अराइवल टाइम 1 होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 3 होगा। अगर आपके पास अराइवल टाइम 1 2 3 होगा, जिसका भी अराइवल टाइम 1 होगा, वो प्रोसेस सबसे पहले सिस्टम में आ रही है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगाना पड़ेगा, कि पहले अराइव जो हुई, सपोज वो P1 है या P2 है या P3 है, जो भी प्रोसेस, जैसे P2 ही 1 पे अराइव हुई, तो पहले आप P2 चलाएंगे और पूरा चलाएंगे जितना भी है। उसके बाद नेक्स्ट अराइवल टाइम जिसका होगा उसको चलाना पड़ेगा, और थर्ड अराइवल टाइम जिसका होगा उसको चलाना पड़ेगा। तो सीक्वेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग वो अराइवल टाइम आपको लगाना पड़ेगा, और उसमें से आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे कंप्लीशन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी के ऊपर करेंगे कि अगर अराइवल टाइम चेंज हो तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कैसे सर्व होगी। नेक्स्ट टर्न अराउंड टाइम अगर देखें तो हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम, टोटल टर्न अराउंड टाइम क्या हो गया? P1 प्लस P2 प्लस 3 P3 प्लस डिवाइड बाय 3। ये 3 हमेशा नहीं होता, दिस इज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन योर सिस्टम। एज इस केस के अंदर 3 प्रोसेसेस थी, इसलिए हमने P1 प्लस P2 प्लस P3 बाय 3 करा है। जितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस आएंगी उतना समीशन आपका जो भी टर्न अराउंड टाइम निकलेगा अपॉन द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन आता है वेटिंग टाइम का। वेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है? नाम बता रहा है, वेटिंग टाइम से हमें ये समझ आ रहा है कि वेट करना कितना पड़ा प्रोसेसेस को, कितने टाइम बाद उसको सिस्टम मिला या सीपीयू मिला जिससे वो एग्जीक्यूट हुआ। सिमिलरली इन दिस केस P1 प्रोसेस को वेट ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि जैसे ही वो अराइव हुई 0 सेकेंड्स पे ही, तो उसी टाइम पे उसको सिस्टम मिल गया, तो 0 माइनस 0 इज 0। P2 प्रोसेस को नहीं मिला, क्योंकि उसने कब तक वेट करा? जब तक P1 खत्म नहीं हुई, तो 24 मिली सेकेंड्स तक तो उसको वेट करना पड़ा, इसलिए ये 24 हो गया। माइनस वो आई कब थी? अराइव तो वो 0 पे ही हुई थी, तो इस वजह से 24 माइनस 0 हो गया। अगर ये अराइवल टाइम चेंज होगा तो यहाँ पे 24 माइनस वो अराइवल टाइम हो जाएगा। सिमिलरली P3 के अंदर भी क्या है? 27 माइनस 0, दैट इज P3 को सिस्टम कम मिला, प्रोसेसर कम मिला 27 पे, तो 27 माइनस अराइवल टाइम, दैट इज 27। तो एवरेज वेटिंग टाइम सिमिलरली सेम तरीके से निकलेगा, दैट इज 0 प्लस 24 प्लस 27 अपॉन 3, दैट इज 17। थैंक यू। विल कंटिन्यू the same CPU algorithms in the next video as well. Thank you.